जो अविश्वास के संकट को दूर करता। आपको मालूम है जब हमारे यहां एनडीए का शासन था तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनमें 60-60 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए थे। इनको आज भी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी नींव रखी थी हमने कि लोग कहते थे कि इतनी सड़कें इतने उसमें बन सकती हैं। इतनी बड़ी सोच थी अटल जी की, इतने दूरदर्शी थे वो विजनरी का बजट था। इतना बड़ा दूरदर्शी प्रधानमंत्री के हम कहा करते थे या तो हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाने की बात की थी और या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना करके राष्ट्रीय राजमार्गों की नींव डाली है। लेकिन आपको मालूम है हमारे समय में 20 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बनती थी और इस सरकार ने कहा था कि हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सड़क बनाएंगे। लेकिन अब जब हम इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे इनका तो 20 के विरुद्ध 4 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क ये सरकार बना रही है। 4 किलोमीटर प्रतिदिन। इस कछुए की चाल से अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा करेंगे तो वर्षों क्या सैकड़ों साल लग जाएंगे पूरे देश को सड़कों से जुड़ने के लिए या राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ने के लिए। ये विजनरी बजट नहीं है, ये दूरदर्शी बजट नहीं है। आप में से जितने लोगों ने बजट सुना होगा, एक के बाद एक 6 आइटम्स पर वित्त मंत्री ने कहा कि 300 करोड़ दे दो, 300 करोड़ दे दो, 300 करोड़ दे दो, 300 करोड़ दे दो, 6 बार। और बाद में क्या कहा कि मैं 300 करोड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसी देश में वित्त मंत्री जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि अपने लकी नंबर के हिसाब से राशि का आवंटन करते होंगे। मैं तो कहना चाहती हूं आपने बहुत बड़ी गलती की प्रणब दा, सार्वजनिक रूप से ये कह के कि आपका 3 नंबर लकी नंबर है, क्योंकि आप अपनी पार्टी में आज तीसरे ही नंबर पे है। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के बाद आपका नंबर आता है। सोनिया जी अब कभी आपको नंबर 2 या नंबर 1 पे नहीं लाने वाली, क्योंकि 3 नंबर ही आपका लकी नंबर है। ये सार्वजनिक रूप से आपने कह दिया। और अगर 3 ही लकी नंबर था तो एक 0 आगे और लगा दिया होता। 300 करोड़ की जगह 3000 करोड़ अगर एक एक चीज में दिया होता। अरे 100 करोड़ का देश है मित्रों, 100 करोड़ का देश। आप कहते हैं कि दलहन का क्राइसिस है, संकट है। दलहन उत्पादन के लिए आप 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पाम ऑयल के लिए आप 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं, न्यूट्री सीरियल्स के लिए आप 300 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तभी मैंने कहा ये एक दूरदर्शी का बजट नहीं है, ये किसी विजनरी का बजट नहीं है। ये बजट जरूरत के मुताबिक बनाया गया बजट नहीं है, बल्कि सारे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सेक्रेटरीज को बुला के कह दिया कि इन तमाम आइटम पे 300 करोड़ दे दो, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। किसी भी विश्व के किसी देश में इस तरह से राशि का आवंटन नहीं किया जाता मित्रों। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केवल उधारी से काम चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपया रेलवे को कह दिया बॉन्ड्स दे दो, उधार मांग लो। 10,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवेज को कह दिया बॉन्ड दे दो, उधार मांग लो। 10,000 करोड़ रुपया बंदरगाहों के लिए कह दिया उधार मांग लो। और 5,000 करोड़ रुपया हुडको को कह दिया आवास के लिए। कहा तो अकेले एक योजना हमने 60,000 करोड़ की चलाई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये चारों इंफ्रास्ट्रक्चर में 35,000 करोड़ रुपया, वो भी उधारी का। उधारी के पैसे से कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। 35,000 करोड़ रुपया सबको मिला के, इसमें रेलवे लाइन भी बिछ जाएगी, इसमें सड़क भी बन जाएगी, इसमें बंदरगाह भी बन जाएंगे और इसमें इनके लाखों लाख मकान भी बन जाएंगे। अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा तो विकास कैसे होगा मित्रों? गरीबों का कल्याण कैसे होगा? हम वेलफेयर स्टेट के लोग हैं, हम कल्याणकारी राज्य हैं, जहां वृद्धावस्था पेंशन देती है सरकार, जहां विकलांग पेंशन देती है सरकार, जहां विधवा पेंशन देती है सरकार। हमारे यहां कहेंगे इसमें से क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं तो आप हंसते रह जाओगे। कल जिस समय वित्त मंत्री भाषण कर रहे थे और उन्होंने घोषणा की कि हम केरोसिन ऑयल और फर्टिलाइजर, खाद पर कैश ट्रांसफर करेंगे सब्सिडी, तो तालियां बज गई। इतनी तालियां बज गई क्योंकि उनको लगने लगा चलिए अब खाद की सब्सिडी फैक्ट्रियों को न देकर के डायरेक्ट किसान को मिलेगी। लेकिन उन तालियों के बीच मैंने सुन लिया जो बाकियों ने नहीं सुना था, और बाद में मैंने स्पीच से भी देखा। ये वित्त मंत्री कहते हैं खाद की सब्सिडी बीपीएल लोगों को दी जाएगी, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों
लोगों को दी जाएगी। जब आप बीपीएल का आंकड़ा लिखने जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन का स्टेटस लिखने जाते हैं, तो पहली चीज पूछते हैं जमीन है नहीं है, मकान है नहीं है, तब आपको बीपीएल में लाया जाता है। तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है, ये उनको क्या खाद की सब्सिडी खाने के लिए देंगे? इतनी ताली बजी उस पर, लोगों को लगा कि किसानों को खाद की सब्सिडी मिल रही है, जो कि लोग सोचेंगे खाद की सब्सिडी तो किसान को ही मिलेगी ना, लेकिन ये सरकार खाद की सब्सिडी बिलो पॉवर्टी लाइन को देने जा रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन वाला खाद का क्या करेगा? जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है, वो खाद की सब्सिडी का क्या करेगा? इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक अदूरदर्शी वित्त मंत्री का बनाया हुआ बजट है। ये वो चीजें हैं जो आम आदमी समझेगा, सरल भाषा में लोगों के बीच जाकर। ये चौपाल की चीज है। आप चौपाल में जाके बैठेंगे, लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे ताऊ ताली बजाई थी ना कि खाद की सब्सिडी मिलेगी, कौन है मिल रही? वो तो मिल रही है गरीबान है, जिनके दोहरे जरा भी 1 फुट की टोकरी भी नहीं है जमीन की, उसमें मिल रही है। तो कहेगा है मुझे नहीं मिल रही। इस तरह से मैं आपसे करूंगी, चीजें जो हैं इनको नोट करके, केवल लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में इनको नोट करने वाली चीज है कि ये बजट महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है, ये बजट बेरोजगारी की समस्या को ना चिन्हित करने वाला बजट है, ये बजट सरकारी कर्मचारी के साथ मजाक करने वाला बजट है, ये बजट किसानों का उपहास करने वाला बजट है, और ये बजट बहुत छोटी सोच का बजट है। ये बजट पक्षपातपूर्ण से भरा हुआ बजट है। इसने सबको एक निगाह से देखने का काम नहीं किया है। इसलिए ये बजट यथास्थिति को बनाए रखने वाला बजट साबित होगा, हिंदुस्तान को विकास की राह पर ले जाने वाला बजट नहीं साबित होगा। एक रिचुअल होता है जिसे हिंदी में रस्म अदायगी कहते हैं कि हर वर्ष 28 तारीख को वित्त मंत्री को एक बजट पेश करना है। जैसे हम कई चीजों का त्योहार मनाते हैं, कभी गमी मनाते हैं, तय करते हैं, उसे अंग्रेजी में रिचुअल कहते हैं और हिंदी में रस्म अदायगी कहते हैं। तो वित्त मंत्री ने 28 फरवरी को खड़े होकर ये बजट प्रस्तुत करके केवल रस्म अदायगी की है मित्रों, लेकिन हिंदुस्तान की समस्याओं का कोई समाधान ना ढूंढा है ना बताया है। जहां तक करप्शन और काले धन का सवाल है, प्रारंभ किया वित्त मंत्री ने कि मैं पारदर्शिता लाने वाला बजट दूंगा। हम लोगों को लगा कि पारदर्शिता लाने के लिए कुछ अच्छे उपाय सुझाएंगे, लेकिन जब तक वो बजट भाषण समाप्त हुआ तो पता चला कि करप्शन खत्म करने के लिए एक जीओएम बना दिया, एक मंत्रिमंडल का समूह बना दिया। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब किसी चीज का निर्णय टालना हो तो कमेटी गठित कर दो। तो यहाँ भी एक और मंत्रिमंडल समूह बन गया। आज मैं फिक्की में गई थी तो मैंने कहा कि अब तो एक जीओएम, एक मंत्रिमंडल का समूह इस पर बनना चाहिए कि बाकी मंत्रिमंडल के समूहों ने क्या किया है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है जीओएम पे जीओएम बनाए जा रही है। लेकिन अब एक ऐसे जीओएम की जरूरत है कि बाकी जीओएम्स ने क्या किया। पूरे करप्शन पर एक समाधान के हमने एक जीओएम बना दिया है। और जहां तक काले धन का सवाल है मित्रों, काले धन में उन्होंने एक 5 सूत्री फॉर्मूला दिया, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यहां वित्त मंत्री ये घोषणा जरूर करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कन्वेंशन है उसको भारत अनुमोदित करेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये कन्वेंशन क्या है। पूरे विश्व में, आइए बस आइए, मैं समाप्ति करने वाली हूँ, आपको माइक थमाने वाली हूँ, आप आज काले धन के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि युग बदल रहा है और पूरे विश्व में इस बात पर चर्चा हो रही है। जब विश्व के बड़े देशों ने चिंता इस पर जाहिर की तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक कन्वेंशन अडॉप्ट की, जिसके अंदर 140 देशों ने हस्ताक्षर किए। यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन, भारत भी उनमें से एक था हस्ताक्षर करने वालों में। लेकिन उस कन्वेंशन में एक प्रावधान है, और वो प्रावधान क्या है कि ये लागू आपके देश में तब होगी जब आपका देश इसे अनुमोदित करेगा, जिसे अंग्रेजी में रेटिफिकेशन कहते हैं। कई देशों में ये कन्वेंशंस रेटिफाई होती हैं संसद के द्वारा, पर हमारे देश में ये रेटिफिकेशन केवल मंत्रिमंडल कर सकता है, संसद में भी आने की आवश्यकता नहीं होती। आप हैरान होंगे मित्रों सुनकर
कि इस कन्वेंशन को उन 140 देशों में से केवल 14 देशों ने अभी तक अनुमोदित नहीं किया है और भारत उसमें से एक है जिसने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। तो इस 5 सूत्री फार्मूले में हम ये आशा कर रहे थे कि वित्त मंत्री ये तो कम से कम कहेंगे कि हम यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन रेटिफाई करेंगे, लेकिन ये भी उन्होंने नहीं कहा। और जो उन्होंने कहा वो क्या, कि इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में हम एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को संशोधित कर रहे हैं, मगर वो प्रोटोकॉल लागू होगा अप्रैल 2011 से। और अप्रैल 2011 के बाद जो काला धन वहां रखा गया है उसकी जानकारी मिलेगी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है मित्रों कि आप चोर को कह रहे हैं कि 2 महीने बाद तेरे घर में आएंगे, ताकि तब तक वो सारा सामान अपना निकाल करके बाहर कर ले और जब आप जाएं तो आपके हाथ कुछ लगे नहीं। अप्रैल 2011 के बाद की जानकारी मिलेगी इन्हें। अप्रैल 2011 तक कोई रखेगा, वो भी डंके की चोट कह रहे हैं कि अप्रैल 2011 के बाद की जानकारी हम लेकर आएंगे, ताकि जिन्होंने वहां वो धन रख रखा है वो निकाल के बाहर ले जाएं और जानकारी के रूप में हमें शून्य मिले और धन भी वापस 0 आए। एक भी इस समय रखे हुए धन पर हम अपना हाथ ना जमा सके। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, काले धन को वापस लाने की किसी तरह की इच्छा शक्ति सरकार ने नहीं दिखाई। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केवल फर्ज अदायगी की है। तो ये बजट हताशा और निराशा बढ़ाने वाला बजट है। जितनी आशाएं और उम्मीदें लेकर के देश बैठा था वो पूरा देश इस बजट से निराश हुआ है। ये तर्क और ये तथ्य जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इनको लेकर के जाएंगे तो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, चौपाल चौपाल, ढाबे पे खड़े होके, बस में सफर करते हुए इन बहुत साधारण तर्कों को सहज भाषा में लोगों के साथ बात करके आप बहस कर सकते हैं और बहस में जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।